नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा पिथौरागढ़ पहुंचे हैं, जहां जेपी नड्डा ने सेना के जवानों से भेंट की और इसके साथ ही स्थानीय लोगों से भी जेपी नड्डा ने मुलाकात की है। साथ ही उन्होंने वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यों की जानकारी दी है और हेलीपैड पहुंचने पर स्थानीय लोगों से जेपी नड्डा को रंग संस्कृति की पगड़ी पहनाकर पारंपरिक ढंग से उनका स्वागत भी किया गया। आपको बताते चलें कि पिथौरागढ़ दौरे पर जेपी नड्डा पहुंचे, जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे और जेपी नड्डा ने मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने उत्साहवर्धन किया। स्थानीय लोगों से भी जेपी नड्डा ने मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारत माता के जयकारे भी लगाए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से आ रही, जहां पर वित्त आयोग की टीम देहरादून पहुंची है। आयोग अध्यक्ष के नेतृत्व में ये टीम पहुंची है। सचिवालय में होगी वित्त आयोग की बैठक। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जो कि देहरादून से है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ बैठक होनी है। राज्य सरकार आयोग के सामने प्रस्ताव भी रखेगी। अनुदान वित्तीय सहायता का रखा जाएगा प्रस्ताव। तो बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर आपको बताते चले कि वित्त आयोग की टीम देहरादून पहुंची है और आयोग अध्यक्ष के नेतृत्व में ये टीम पहुंची है। सचिवालय में वित्त आयोग की बैठक आयोजित की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ ये बैठक होगी। अनुदान वित्तीय सहायता का भी प्रस्ताव रखा जाएगा। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी मिलने पर मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश के महिलाओं को बधाई दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना में स्वीकृत की गई प्रोजेक्ट राशि का 75% हिस्सा सब्सिडी के रूप में रहेगा। साथ ही रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश की अविवाहित, तलाकशुदा, निराश्रित और विकलांग एकल महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस योजना में पात्र महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 2 लाख तक के प्रोजेक्ट स्वीकार किए जाएंगे, जिसमें 75% हिस्सा सब्सिडी यानी कि अनुदान के रूप में रहेगा। आप सबको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारी जो एकल महिला स्वरोजगार योजना है, आज कैबिनेट से उसका अनुमोदन हो चुका है। निश्चित रूप से एकल महिला स्वरोजगार योजना हमारी जो महिलाएं, जो निराश्रित महिलाएं हैं, जो हमारे ऐसी महिलाएं जो कि विडो हैं, ऐसी महिलाएं जो कि तलाकशुदा है, ऐसी महिलाएं जो अविवाहित है, ऐसी महिलाएं जो परित्यक्ता महिलाएं हैं, वे सभी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के अदम्य साहस, पराक्रम और शौर्य के सम्मान में कोटद्वार में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी सहित बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया है। साथ ही नजीमाबाद रोड से शुरू हुए इस भव्य तिरंगा यात्रा मालवीय उद्यान में संपन्न हुई है। इस दौरान गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी और ऋतु भूषण खंडूरी ने भी कहा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसको पूरी दुनिया ने देखा है। या कोई विचारधारा से संबंधित नहीं, सब लोग मिलके अक्रॉस दी पार्टी लाइन सब लोग मिलके तिरंगा यात्राओं में शामिल हो रहे हैं। भारतीय सेना जिनके पराक्रम से पाकिस्तान ने जिस तरीके से घुटने टेके, उनको सब आभार करने के लिए, उन सबको प्रणाम करने के लिए और अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए सारे देश भर में इस तरह की यात्रा हो रही है। और ऐसा समाचार सब जगह मैं देख रहा हूं कि आने वाले समय में
आपने देखा हमारी कोटद्वार की इस धरती पर, पवित्र धरती पर, सिद्ध बली बाबा की धरती पर आज बहुत ही भव्य तिरंगा यात्रा निकली और ये जो यात्रा थी हमारे सैनिकों के सम्मान में थी। और मुझे अत्यंत खुशी इस बात की है कि लोग, सामाजिक लोग सारे के सारे इस यात्रा के साथ जुड़े और एक बहुत ही भव्य यात्रा निकली, जिसमें हमने अपने सैनिक भाइयों को जो बॉर्डर पे इस वक्त चौकसी करते हैं ताकि हम चैन से सो सकें के रूप में भारत की जनता पूरे कोटद्वार नहीं पूरे देश में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और लोग, सामान्य लोग भी, कोई दलों से अतिरिक्त भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आपने देखा होगा आज कोटद्वार के शहर में पूरे सड़कों पर हजूम था, हजारों लोग थे। उत्तराखंड पंचायत में प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर से खत्म होने जा रहा है। ऐसे में सरकार पर फिर से एक बार राज्य में पंचायत चुनाव कराने का दबाव बढ़ने लगा है। विपक्ष भी कई बार आरोप लगा चुका है कि बीजेपी चुनाव से डर रही है, इसलिए पंचायत चुनाव नहीं करवा रही है। ऐसे में बीजेपी का भी मानना है कि पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और चुनाव आयोग जब तिथियां घोषित करेगा तो बीजेपी चुनाव मैदान में सक्रिय रूप से उतर जाएगी। पार्टी की सभी तैयारियां समय से पहले पूरी कर दी गई हैं और ऐसे में अब आयोग पर ही निर्भर जो है वो करता है कि वो कब प्रदेश में चुनाव करवाएं। जी देखिए, भाजपा एक राजनीतिक दल होने के कारण हर समय जो है चुनाव क्षेत्र में उतरने के लिए तैयार रहती है। हमारे जो कार्यकर्ता हर समय तैयार रहते हैं और जो अभी जो पंचायत के चुनाव आने वाले हैं उसके लिए लगभग हमारी पूरी तैयारी है। अभी तो चुनाव आयोग तय करता है कि किस समय चुनाव किए जाने हैं। और अब क्या करें? कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के पुरुकुल गांव का दौरा किया है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की अवस्थापना मद से स्वीकृति लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मंत्री जोशी ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता न हो, निर्माण कार्य को तय समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने स्थानीय नागरिकों से भी संवाद कर उनकी अपेक्षाओं और जरूरतों की जानकारी ली। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हाल ही में गढ़ी कैंट क्षेत्र में एक भव्य सामुदायिक भवन का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया गया है, जो क्षेत्रवासियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रहा है। उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में उत्तराखंडी उत्पादों के ब्रांड एम्बेसडर कहे जाने वाले पूर्व सीएम हरीश रावत ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में कापल पार्टी की दावत का आयोजन किया है, जहां आम से लेकर खास लोगों ने अपनी सहभागिता निभाई है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस दौरान कहा कि कापल पार्टी के दौरान का आयोजन का उद्देश्य यही है कि हमारी संस्कृति के साथ हमारी पारंपरिक खान पान जीवित रहे। उन्होंने आगे कहा कि वो लंबे समय से इस प्रकार की आयोजन करते आ रहे हैं और आज हमें जरूरत है तो अपने पहाड़ी उत्पादों के संरक्षण और उनके संवर्धन की। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। ये हमारे प्रोडक्ट हैं और हमारे उत्तराखंड की विशेषताएं हैं। यदि हम अपनी विशेषता को आगे नहीं लाएंगे तो फिर कौन लाएगा। और आज मुझे बेहद खुशी है कि काफल जो यूं ही चला जाता था और जबकि लाखों करोड़ों लोग होंगे हमारे पूर्वजों से सब इसको खाते आए और इसके अनन्य इसके कई गुण भी हैं, लेकिन ये यूं ही जो है आज इसका महत्व बढ़ गया। आज यहाँ देहरादून में ठेली लगा करके बिक रहा है। धामी सरकार की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 में 50,000 से अधिक रोजगार के अवसर को लेकर
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि रोजगार पर मुख्यमंत्री लंबे समय से बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन युवाओं को स्वरोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने सरकार पर भरोसा कर अपना स्वरोजगार शुरू किया है, उनको बंद करना पड़ा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को अगर कोई भी योजना लानी है तो पहले उसका होमवर्क करें। वहीं अगर युवा पलायन के लिए मजबूर होंगे तो सरकार की योजनाओं का कोई भी फायदा नहीं है। देखिए, रोजगार को लेकर के मुख्यमंत्री जी पिछले लंबे समय से बयानबाजी कर रहे हैं, युवाओं को आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन रोजगार कहीं सर्जित होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और स्वरोजगार की स्थिति भी ये है कि जिन लोगों ने सरकार पे भरोसा करके अपना स्वरोजगार शुरू किया था, उत्तराखंड के प्रतिष्ठित एवं प्राचीन मंदिरों में शामिल क्रोच पर्वत पर स्थित भगवान कार्तिकेय को समर्पित कार्तिक स्वामी मंदिर में एक विशेष अद्वितीय और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ है। इस पावन अवसर पर मंदिर परिसर में 108 बालमपुरी शंखों की विशेष पूजा एवं हवन विधि पूर्वक संपन्न किया गया, जिसने न केवल श्रद्धालुओं को दिव्य आध्यात्मिक अनुभव प्रदान किया, बल्कि देश की सांस्कृतिक एकता का भी प्रेरणादायक प्रतीक जो है वो प्रस्तुत किया है। यह आयोजन उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद, जिला प्रशासन, रुद्रप्रयाग एवं कार्तिक स्वामी मंदिर समिति के संयुक्त प्रयासों से संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सहित देश के कई राज्यों से हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। कार्यक्रम की विशेषता ये रही कि इसमें तमिलनाडु राज्य के 6 प्रमुख मंदिरों के प्रतिष्ठित शिवाचार्य विशेष रूप से शामिल रहे। एक्चुअली ये अराउंड 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है, तो वैसे तो बहुत इजी ट्रैक है, बट फिर भी बुजुर्ग लोगों को आने जाने में जो है थोड़ा बहुत कठिनाई हो सकता है, जिसके लिए डोलियों का व्यवस्था, कचरों का व्यवस्था किया हुआ है। भविष्य में रोपवे का भी जो है बनाने का संकल्प लिया है, तो देखते हैं कि भविष्य में अगर वो हो जाता है। देखिए, आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि पिछले 3 वर्षों से यहाँ पर दक्षिण भारत के लोगों के द्वारा शंख पूजा की जा रही है और ये भगवान कार्तिकेय का दिव्य और भव्य स्थल यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो मैं यहाँ के जो समिति के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय शत्रुघ्न सिंह नेगी जी, अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं भाई विक्रम नेगी जी, आंगनबाड़ी सहायिकाओं की नियुक्ति में विवाद सामने आया है। शासन देश के अनुसार आपको बताते चले कि राजस्व गांव के निवासी ही इस पद पर चयनित हो सकते हैं। ऐसे में राजस्व ग्राम की बसावट वाले गांव के अभ्यर्थियों को नियुक्ति से बाहर कर दिया गया है और इस मामले में मुख्य विकास अधिकारी ने डीपीओ को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। आपको बताते चले कि इन दोनों बाल विकास विभाग के अंतर्गत गांव की आंगनबाड़ियों में सहायिकाओं के पद के लिए नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न हुई है। इस पद के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे और अब जब भी अधिकांश पदों पर नियुक्ति हो गई है तो नया विवाद सामने आ गया है। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने भी इस पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनका आवेदन ये कहकर खारिज कर दिया गया कि वो ग्राम के निवासी नहीं है, जबकि उनका ये भी कहना है कि वे उसी राजस्व ग्राम के तहत आते हैं। हाँ, एक ग्राम छतकोट, ग्राम करंडई, इनके ग्रामीण आए हैं जिन्होंने वहाँ पे जो आंगनबाड़ी सहायिका है उनके पदों में नियुक्तियों के बारे में अपना एक एप्लीकेशन दिया है, प्रार्थना पत्र दिया है, जिसकी जांच के लिए मैंने जो हमारे डीपीओ हैं बाल विकास के, उनको मैंने निर्देशित किया है और इसके बारे में जैसी जांच रिपोर्ट आती है उसमें आगे कार्रवाई करें। आए हैं विभिन्न गाँवों से, तो उसको हमने जो डीपीओ हैं उनको भेजा है और इसमें उनसे जांच करने का निर्देश दिया है। हाँ, वो जो भी इसमें नियम होंगे, जो उनकी क्वालिफिकेशन होगा और उसके आधार पर ही नियुक्तियां की गई होंगी। अगर उसमें कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसमें फिर तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। हमने अपने छोटे भाई की बहू के लिए अप्लाई करवाया था जवाड़ा केंद्र से कोट ब्लॉक क्षेत्र, जिसका कि एक आवेदन हुआ था। उसमें
एक ही आवेदन में उन्होंने कहा कि राजस्व ग्राम में नहीं आते हुआ इससे आपका आवेदन निरस्त किया जाता है। ऑनलाइन नहीं दिखाई दे, जो जब हम ऑफिस में आए पर विकास भवन आए तब जाके हमें दिखाई दिया, नहीं तो अन्यथा नहीं दिखाई दिया। और वोटिंग में वोट के टाइम पे तो ये बड़ा चढ़ा के हमें छुना पकड़ाते हैं कि तुम्हें ये करेंगे सो करेंगे, और हम जो कि उस गांव के निवासी भी नहीं है, क्योंकि अब सम्मिलित गांव को उन्होंने लिया ही नहीं, उसमें खाली राजस्व ग्राम वाले चाहिए, गैर बसागत गांव कहाँ जाएंगे। उन्होंने कहीं नहीं दिखा, हमने ऑनलाइन होता तो फिर हम भरते क्यों, हमें कागज पत्र इधर उधर दौड़ भाग करके क्यों करते ऐसे, अपना टाइम भी बर्बाद कर, गरीब आदमी के कागज लगाए फालतू में लगाए, फिजूल खर्चा करवाए सरकार ने। एक्चुअली ये मेरी वाइफ है और मैं इनके साथ में आज यहाँ पे आया हूँ। अब मेरे गांव का नाम कांडई है, जो कि एक कुल्ली ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। कुल्ली ग्राम सभा में हमारे 3 गांव है, कुल्ली, जसपुर और कांडई। इसमें हमारे 2 आंगनबाड़ी केंद्र है, एक तो कुल्ली में है और एक जसपुर में है। ठीक है, तो हमने जो आवेदन आया था तो हमने जसपुर के लिए भरा था, वो आवेदन इन्होंने भरा था जसपुर के लिए। तो वहां पे क्या हो गया, एक हमने कांडे से भरा था, उन्होंने जसपुर से भरा था, लेकिन इनका आवेदन पास नहीं हुआ और उनका पास हो गया, जबकि मेरिट के हिसाब से वो उनका नंबर कम थे इनके ज़्यादा थे। तो मैं इसीलिए उसी वजह से पता करने आया यहाँ पे सीडीओ साहब के ऑफिस में आया मैं यहाँ पे पता करने के लिए कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो मुझे यहाँ पे आकर के मुझे पता चला है यहाँ पे कि एक तो हमारा जो गांव है वो राजस्व गांव नहीं है। आंगनबाड़ी सहायिका के लिए भरा था आवेदन पत्र, जिसमें जसपुर गांव आता है और मेरा जसपुर राजस्व गांव आता है और मेरे गांव का नाम कांडे है, जिसपे ये बताया जा रहा है कि आप राजस्व गांव के नहीं हो, आप कांडे गांव के हो, जिसे हमारा चयन नहीं किया गया। हाँ जी, ऑनलाइन भी कर दी गई है और हमने एक पत्र भी लिखा है उनके लिए, कार्रवाई करने की मांग की हमने। हाँ, बहुत सारे गांव के आ रखे हैं, कई लोगों की समस्या यही है कि आप राजस्व गांव के नहीं हो, बल्कि आप दूसरे गांव के। कुल्ली ग्राम पंचायत हमारी कुल्ली है, जिसमें 3 ग्राम सभा है, कुल्ली, जसपुर, कांडे। और कुल्ली का आंगनबाड़ी केंद्र अलग है और जसपुर कांडे का एक है, जिसे जो मैं हूँ, मैं गांव कांडे से हूँ और जो राजस्व गांव है वो जसपुर। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने आपको बताते चले कि बताया कि प्रदेश में 25 जून तक मानसून पहुंचेगा। उनके मुताबिक 27 मई तक मानसून केरल में मानसून पहुंचेगा और इसके करीब 25 दिनों के बाद में उत्तराखंड में 25 जून तक मानसून पहुंचेगा। इस बार मानसून सामान्य रहने की भी उम्मीद है। बिल्कुल मानसून देखिए जून से शुरुआत होती है, बिल्कुल मानसून देखिए जून से शुरुआत होती है। नॉर्मल डेट जैसे देखें केरल में 1 जून होती है, लेकिन अभी जो स्टेटमेंट दिया गया डिपार्टमेंट द्वारा, बोला कि 27 मई तक जो है जो हमारा केरल है वहां पे पहुंच जाना चाहिए। तो जो मॉडल एरर उसमें उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद ऐसे कई पर्यटक और धार्मिक स्थल हैं जहां पर भक्तों और सैलानियों के लिए सरकार कई तरह की व्यवस्था करती है। कई ऐसे ट्रैक चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद खुल जाते हैं जहां पर 6 महीने के अंतराल में हजारों पर्यटक पहुंचते हैं। यह भी कहा जाता है कि उत्तराखंड के गढ़वाल में चारधाम यात्रा की शुरुआत के बाद में रौनक बढ़ती है। धार्मिक यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु साहसिक और ऊंची ऊंची पहाड़ की वादियों का लुत्फ उठाना भी पसंद करते हैं। उन्हीं में से एक जगह का है फूलों की घाटी, जो पर्यटकों के लिए 1 जून से खुलने जा रहा है। इस बार आप घर बैठे भी अपनी इस यात्रा का पंजीकरण करवा सकते हैं। आपको बताते चले कि लोग घर बैठे ही पंजीकरण करा सकते हैं, जहां पर भारी संख्या में पर्यटक जो हैं वो हर साल यहां पर सैर करने के लिए आते हैं। आपको बताते चले कि 1 जून से ही फूलों की घाटी जो है उसकी यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी। और फूलों की घाटी जो है वो 1 जून से खुल रहा है।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि चमोली से है, जहां पर लोग इसका रजिस्ट्रेशन घर बैठे ही करा सकते हैं। और इस दौरान लोग रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं यहां पहुंचने के लिए। अक्सर गर्मियों की छुट्टी में लोग घूमने जाते हैं और इस दौरान उत्तराखंड देहरादून का रुख करते हैं, तो इस दौरान चमोली भी आप आ सकते हैं, जो कि फूलों की घाटी के नाम से काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और वो 1 जून से खुल रहा है। इस दौरान लोग भी रजिस्ट्रेशन जो है वो करा रहे हैं। आपको बताते चलें कि भारी संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं और फूलों की घाटी के नाम से काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और आपको यह भी बताते चले कि फूलों की घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। ये एक खूबसूरत राष्ट्रीय उद्यान है। यह यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल भी है। चमोली के माड़ा गांव के पास में सरस्वती और अलकानंदा नदी के संगम पर चल रहे पुष्कर कुंभ में अब तक 25,000 से अधिक श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। दक्षिण भारत से हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। माड़ा गांव के केशव प्रयाग में 12 साल बाद लगे पुष्कर कुंभ से पूरे क्षेत्र में रौनक बनी है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोग पितरों के लिए पिंडदान भी कर रहे हैं। 12 दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन को लेकर मान्यता भी है कि यहाँ पर इन दिनों 60,000 देवी देवता स्नान करते हैं। दक्षिण भारत के श्रद्धालु भी इस शुभ अवसर पर नदी में डुबकी लगाकर पुण्य की भागीदार बनने के लिए भी पहुंचते हैं। तो खबर देहरादून से है, जहां पर जो स्कूली बच्चे हैं वो धरने पर बैठे हैं। आपको बताते चले कि लगातार वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। देहरादून के सशस्त्र धारा रोड पर स्थित IT चिल्ड्रन अकेडमी का ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर नगर निगम की कार्यप्रणाली से काफी परेशान होकर धरने पर स्कूली बच्चे बैठ गए हैं। स्कूल का आरोप है कि पास में ही कूड़ा गाड़ी की पार्किंग से गंदगी फैल रही है। मेयर सौरभ थापलियाल को कई बार फोन किया जा चुका है, उसके बाद भी मेयर ने फोन नहीं उठाया। स्कूल के पास में फैल रही गंदगी से दर्जनों बच्चे अस्वस्थ और बीमार हैं। नन्हे बच्चों की मेयर से भी अपील है कि मेयर उनकी बात सुने। अब ऐसी लापरवाही के बाद सवाल ये भी उठता है कि क्या देहरादून नगर निगम को बच्चों के स्वास्थ्य से कोई भी सरोकार नहीं है? कब दूर होगी सशस्त्र धारा रोड पर स्थित IT चिल्ड्रन अकेडमी के बच्चों की परेशानी? कब बच्चों की बात सुनेंगे दून मेयर सौरभ थापलियाल? कब स्कूल के पास से कूड़ा की गाड़ी है उसको हटाया जाएगा? और साथ ही नगर आयुक्त ने कहा कि मामला संज्ञान में नहीं है। देहरादून की IT चिल्ड्रन अकेडमी का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर आपको बताते चले कि स्कूली बच्चे धरने पर बैठे हुए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बच्चे जो हैं वो स्कूल के बाहर धरने पर बैठे हैं। नगर निगम की कार्यप्रणाली से काफी ज्यादा परेशान है स्कूली बच्चे, और इस दौरान स्कूली बच्चों को धरने पर बैठना पड़ा। कई बार शिकायत भी की जा चुकी है नगर निगम से, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। आपको बताते चले कि स्कूली बच्चे धरने पर बैठे हैं। स्कूल ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाया है। स्कूल के पास की कूड़ा गाड़ी की पार्किंग से गंदगी भी फैल रही है। मेयर सौरभ थापलियाल को कई बार फोन भी किया जा चुका है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दिया गया। आपको बताते चले कि स्कूल के पास कूड़ा गाड़ी की पार्किंग से काफी ज्यादा गंदगी फैल जाती है। इस दौरान बीमारियों का भी खतरा रहता है और लोगों को भी काफी परेशानी होती है। इस दौरान बच्चे रोजाना स्कूल आते हैं और मेयर को भी कई बार फोन किया जा चुका है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दिया। क्या नगर निगम को बच्चों के स्वास्थ्य के साथ में कोई भी सरोकार नहीं है?
कब दूर होगी बच्चों की परेशानी? कब बच्चों की बात सुनेंगे दून के मेयर? कब कूड़ा गाड़ी की पार्किंग हटाई जाएगी? तमाम तरह के सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं और बच्चे भी इन्हीं सवालों के जवाब के लिए धरने पर बैठे हैं। मेयर सौरभ थापियाल फोन पर जवाब नहीं दे रहे और इस दौरान मजबूरन बच्चों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा है और उनके साथ में उनके स्कूल टीचर्स भी मौके पर मौजूद हैं। कूड़ा गाड़ी की पार्किंग से तमाम तरह की परेशानियां बच्चों को उठानी पड़ रही हैं। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।